कुछ स्क्वायर तो हम लोग को याद होते हैं, लगभग ये मानते हैं कि 30 तक स्क्वायर लगभग सबको याद होता है। उसके बाद दिक्कत आती है स्क्वायर निकालना। 50 के आसपास जैसे हम आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे कोई संख्या हम लोग बता रहे हैं, 50 के नजदीक अगर कोई संख्या है, संख्या का वर्ग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसके जो नियम है। सपोज करिए एग्जाम्पल हमने लिया कि संख्या 56 है, इसका वर्ग निकालना। तो कई तरीके हैं, लेकिन इसमें एक तरीका 25 को हम आधार मानकर करते हैं कि ये संख्या 50 से कितनी अधिक है। तो जवाब आता है 6 ज्यादा। हम बच्चे से पूछेंगे कि ये संख्या 50 से कितनी अधिक, तो बताएगा 6 अधिक। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 लिख देंगे और इस 6 को 25 में ऐड कर देंगे। 25 और 6 31, यानी इस संख्या का वर्ग 56 का 31 36। 100 के आसपास में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, 50 के आसपास में 25 को बेस बना के करते हैं। अगर ये संख्या 50 से कम है, जैसे हमने कह दिया ये संख्या कोई संख्या 46 हमने सर अभी भी बहुत कठिन है जी। अभी सर कह रहे थे कि एकदम आसान से, जहाँ से 101 है, 102 है, 105 है, वहाँ से लेके चलिए। तो हम 50 से चलने से 100 पे जाते हैं, 50 करने से सब ठीक हाँ, है। 50 वाला ठीक है 100 पे चलते हैं। इसलिए मैंने लिखा 50 के नजदीक, उसके बाद अब ये 50 के नजदीक संख्याओं को निकालना है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कोई संख्या 58 है, इसका वर्ग निकालना है। तो वही है कि ये 50 से कितना, तो 8 है, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और इस 8 को किसमें ऐड कर देंगे? 25 में ऐड कर देंगे। तो 25 और 8 33 हो गया। ये हो गया, ये 50 के आसपास संख्याओं का वर्ग निकालना। नीचे हो सकता हाँ, अगर ये संख्या 50 से कम है, जैसे एग्जाम्पल 46 का निकालना हमको, तो ये संख्या 50 से 4 कम है। तो 4 कम है तो ये माइनस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 25 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 21। क्या माइनस करेंगे? 50 से कम तो माइनस कर देंगे, 50 से ज्यादा तो 25 करना है। तो ये 50 के आसपास वाली संख्या। अब दूसरा है कि 100 के आसपास का संख्या, उसका वर्ग कैसे निकालते हैं? ये समझ में तो आ गया होगा। ये आसपास का मतलब कहां पे गया है? अब इतना भी आपको अगर याद है, जैसे मान लो 30 तक स्क्वायर याद है तो 75 तक ले जाइए। 25 का स्क्वायर में था 75, 72, 73 स्क्वायर कितना आपको याद है? अगर मैं ये 18 की बात करते हैं जी 18 सर 18 तो हमने बताया सर कि वैसे हमें 30 तक याद होता है, लेकिन अगर 18 का निकालना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तरीका और है कि a प्लस b का होल स्क्वायर करना। हां, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 18 सर ये 18 64 की 4 हो जाएगा सर। 6 हो गया, 8 का नाम 8, इसका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुणा कर देंगे। 8 का नाम 8 और 8 दूनी 16 हो गया। और इसमें क्या करें? a का स्क्वायर हाँ, हो जाएगा 264 हो जाएगा। कितना हो गया सर? नहीं 324 होता है, तो गड़बड़ हो गया है। इसका a ये होता है सर, ये देखिए इसको मान लेते हैं ab, तो b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर ऐसे हां ऐसे ही। तो इसमें 8 का 64 हो गया, इसमें 2 गुणे 8 में 1 हो गया और इसमें 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें 4 यहाँ रोकेंगे, 8 में 16 और 6 22 हो गया यहाँ पे, ठीक है सर। और यहाँ एक तो यहाँ 324 ऐसे करते हैं। इसका कर लो। अब जी इसको तो 50 से कम वाला मान के निकाल रहे हो, इस 18 को 50 से तो सर हमें 30 तक स्क्वायर नहीं याद है, सिर्फ 32 का स्क्वायर में याद होना चाहिए उसके लिए। अच्छा ये हाँ, हमने कहा कि ज्यादा हम अपने आसानी के लिए नजदीक लेकर जाते हैं। इसलिए हम कहें कि 52 वाला स्क्वायर आप 100 को मानने के लिए, तो मुझे 48 का वर्ग याद होना चाहिए। तो इसीलिए 50 कर दिया गया कि हमें 100 के आसपास जाने के लिए ज्यादा ये बताइए, ये जो तरीका है जी और एक जो तरीका हम लोग मतलब मैनुअली पढ़ते हैं 18/18 करते हैं जी, तो वो आसान रहेगा कि ये आसान रहेगा? अभी तो वो ज्यादा आसान है, लेकिन जब बड़ी संख्या हो जाती है तो हमारा रेडिमेड ज्यादा आसान है। जैसे अभी हम 100 के आसपास लेते हैं तो सर आपको लगेगा कि यह तरीका ज्यादा आसान है। अब ये 18 था तो 18 कर देंगे, जी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर संख्या 100 के नजदीक है, देखिए ये देखिए 100 के नजदीक है सर, लिखा है संख्या 108 लिखा है। 108 का अगर बच्चे से कराएंगे तो 108 पूरे 108 ऐसे लिखेगा, ठीक है सर। और हो सकता है कहीं त्रुटि हो जाए, लेकिन इसमें कहीं त्रुटि होने के चांसेस नहीं है। 100 के कितने नजदीक है? 100 से कितना अधिक है? अधिक है, 8 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 64 इसमें 108 में ये 8 जोड़ दिया 116। अभी ज्यादा आसान लगा सर। तो शुरुआत में तो हमारा जो सीखते आ रहे हैं
मल्टीप्लाई करना वो आसान है, लेकिन बड़ी संख्याओं में वैदिक गणित बहुत आसानी से काम करता है। यही संख्या अगर 200 के ऐसे 100 से कम हो जाए, 92 हो जाए या 94 हो जाए, तो ये 100 से कितना कम है? 94 6 कम, ये 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो 94 में से 36 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। 88 36 हो गया सर, ये निकला है। इस तरह से बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। 100 के नजदीक 88 का आप निकाल सकते हैं। अब ये सर बताइए कि जैसे परिषदीय विद्यालय जो हमारे कक्षा 8 40 जी, तो कक्षा 8 तक के अध्यापकों बच्चों के लिए ये कितना उपयोगी है? बहुत उपयोगी है सर, हम लोग करते हैं सबके विद्यालय में, कहीं भी जाइए तो जहाँ भी जाते हैं ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे बहुत मजे से सीखते हैं। वर्गमूल, हाँ, वर्गमूल निकालना बहुत आसान है इसके साथ। घनमूल निकालना सबसे बहुत आसान है। घनमूल निकालने का कोई विधि है ही नहीं। अगर ये विधि निकाल दिया तो वही गुणनखंड विधि ये बुक में दिया गया है या अपने तरफ से सर इस साल से वैदिक गणित ऐड किया गया। अंतिम के 2 प्रश्नों में सर है। अब ये है कि आप आगे भी उसके पढ़ा सकते हैं, जैसे एक यूनियन पूर्वण, एक आदिकेन पूर्वण, ये सारे सूत्र दिए, उनके आधार पर सर बताया गया है अच्छे से। कुछ उदाहरण दिए हैं, लेकिन उसके साथ उत्तर हम बता सकते हैं आगे, बच्चे रिलायबल हो जाते हैं। एक चीज मैं केवल जवाब करना चाहता हूँ, जैसे ये जो वैदिक गणित में ये जो फार्मूले आए, इनमें और हमारे यहाँ के जो बेसिक फार्मूले थे, इतने बोले इतने कर दीजिए तो उसका इस पर दोनों में बेसिक क्या अंतर हो सकता है? दोनों की मेरिट और डिमेरिट बता दीजिए। बच्चों के लिए क्या मेरिट होगी, क्या डिमेरिट? जो हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी किताबों में इस समय पाठ्यक्रम में, वो कॉन्सेप्ट पे आधारित है। मतलब समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं, समझते हुए काम करते हैं कि हम ये काम करें तो क्यों कर रहे हैं। वैदिक अच्छा उसमें टाइम लगता है, लेकिन समझ के काम करते हैं। यहाँ टाइम कम लगता है, ट्रिक पे काम होता है। जैसे कई सवाल लगाए गए और कुछ विशेष परिस्थिति में कोई मिल गया फार्मूला, तो उसी को बना दिया गया कि ये इसको ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये a+b का होल स्क्वायर निकालना है तो समय की बचत, हाँ समय की बचत होती है, कंपटीशन के लिए उपयोगी होता है, और वो जो है उससे समझ और जानकारी बढ़ती है। कैसे a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर फार्मूला तो 9 से आता है, पहले आ जाता है। सर जैसे एक संख्या है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, इसका घनमूल निकालना, हमारे पास कोई विधि नहीं है गुणनखंड की, और इस गुणनखंड को करने में बच्चा गलती करेगा, गलती हो ही जाएगी। लेकिन इसकी हमारे पास इतनी अच्छी विधि है हमारे वैदिक गणित में कि हम तुरंत बच्चा देखेगा और बिना पेन उठाए से घनमूल निकालेगा। अगर पूर्ण धन संख्या है तो दशमलव में धन नहीं निकलता, पूर्ण धन संख्या है तो इसमें ये देखना होता है सर, एक यही याद करना होता है कि इकाई का अंक कितना निकला, यही याद करना है बच्चे को। अगर 1 का घन करें, हम 1 का घन करें तो इकाई का अंक आता है 1, 2 का घन करें तो इकाई का अंक आता है 3 का करें तो आता है 7, 4 का करें तो 64 × 4, 5 का करें तो 5, 6 का करें तो 216 × 6, 7 का करें तो 3, 8 का करें तो 2, 512 हो जाए, 9 का करें तो 729, है ना। अब देखना है यहाँ घनमूल निकालना, समझ लीजिए थोड़ा सा, ये बहुत बढ़िया है, मजेदार है। घनमूल निकालना है तो 1 2 3 के बाद एक लाइन लिखनी है। इकाई का देखेंगे कि यहाँ 6 कब आया, 6 कब आया, जब 6 का घन किए हैं तब 6, यानी इस तीनों के स्थान पे 6 लिखेंगे। अब बचा 438, ये हमने अगर 15 तक घन याद है तो पता हो जाता है कि कौन सी संख्या 438 के घन के नजदीक है। यानी अगर देखा जाए तो 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 8 का ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी यहाँ 60 लिख लेंगे, यानी ये संख्या 76 का घन लिखा है। अगर इस पर लड़का प्रैक्टिस करें तो घनमूल निकालना से बहुत आसान है। तो हजार बार सवाल पे कर लें तो सब मुझे लगता है कि सर पेन भी नहीं उठाना पड़ता, पेन नहीं उठाना पड़ता। अगर 15 तक लड़के ने घन याद कर लिया है तो पेन नहीं उठाना है, पेन उठा के सॉल्व करना है, तो देखेगा बता देगा कि ये संख्या का एक बार सवाल बता दीजिए जी। ये देखिए सर, इकाई का क्या 6 लिखा है, सिर्फ इकाई का खेल है इसमें, इकाई का 6 लिखा है, तो इस बार इसमें देखिए 9 तक के लोग को याद हो जाए कि इकाई का 6 कब आ रहा है, जब 6 का घन करे तो इकाई का 6 आ रहा है, मतलब इन तीनों के साथ में 6 बन। अब इसका काम खत्म हो गया, अब आया 438। इस संख्या का घन 438 से ज्यादा नहीं कम होना चाहिए, उसके बराबर।
तो देखिए आप देखें कि आपको याद होना चाहिए, याद नहीं होगा कि 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 512 ज्यादा होगा सीधे कम आ जाएंगे, 7 का हो जाएगा बस 6 तक का मोबाइल से कंप्लेंट कर दीजिए से निकाल के देगा सर जैसे 0.99 का नंबर निकालना है 0.99 आपने कहा 0.9 तो उसका दशमलव घनमूल नहीं निकला, दशमलव की संख्याओं का घनमूल कैसे निकालेंगे? हमने पूर्ण घन संख्याओं का बताया। अब आपसे हम कहें कि दशमलव 9 का वर्गमूल निकल आएगा, लेकिन दशमलव आपके अंदर 0.9 होगा, अब ये कैसे निकलेगा सर? अब बताइए, इस विधि से हमारे पास वैदिक में कोई विधि नहीं, वैदिक में कोई विधि हमारे पास ये संख्या कोई दिक्कत नहीं सर, छोटी संख्या में रहेगी कोई संख्या जैसे छोटी चीज है ना, तो समझ आ जाए, छोटी से फिर आगे बढ़ेंगे। 39,304 एक संख्या है सर, 39,304 इसका घनमूल निकालना है सर। अब वही है 4 कब आया है, 1 2 3 करके लाइन खींच देंगे सर, और यहाँ 4 कब आया, 4 का करने 4 आया, 40 तो पहली बार हम 3 संख्या लेंगे जी जी 3 ही लेंगे, चाहे वो कुछ भी हो सके, जैसे 13 से 25 है, इसी में 216 है, 4 36 216 का घनमूल निकालना है। इकाई का 6 है, अब 3 के बाद 6 है तो 6 हो गया, इसका निकालना है। मान लीजिए 4 अंकों का तो भी 3, हाँ 3 ही है। उसके बाद 39 है तो 3 3 का 27, 4 4 हो गया 34। ये सबसे आसान इसलिए है कि वैदिक गणित में घनमूल निकालने सबसे अच्छी विधि है। बहुत सारी विधियां हैं, वर्गमूल के लिए भी अच्छी विधि है, लेकिन हमारे पास वर्गमूल निकालने के लिए बेसिक मेथड भी बहुत अच्छी विधि होगी। बैंकिंग और एसएससी में इसी का प्रयोग किया जाता है। ये नौ का क्या रखना पड़ेगा? ये याद रहना चाहिए सर, अब याद हो जाता है, जैसे 4 6 याद तो है, मतलब नौ का क्या रखना पड़ेगा, ये नौ आएगा, नौ का वो पता चल गया कि बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब ये आ जाएंगे 100 के बाद 200, तो अभी हमने बात की कि 100 के बाद 200 है तो जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 300 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना, जैसे 50 वाले में उसमें काट दीजिए। इसमें 50 वाले में सर ये था कि 25 में ऐड करना होगा, उसकी अलग अलग है, उसका जो सर है उसकी है उसका अलग है, इसमें तो सीधे सीधा जोड़ना होता है। 50 वाले में सर किसे बताया, 50 वाला सर 50 वाला किसे बताया, 57 का स्क्वायर, तो 50 से कितना ज्यादा है 7, कितना ज्यादा सर 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और इस 7 में कितना जोड़ेंगे 25 7 32 हो जाएगा। अगर ये कम है 43 ही है तो 50 से कितना कम है 7 का, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 25 माइनस 7 अच्छा 63 का निकालिए, 63 का निकालें सर, असल में 13 का निकाल 13 हो जाएगा ना, 13 करें तो 13 ज्यादा 13 करें 169, सिर्फ 69 नहीं है, 169 एक की बात आई। तो 25 में 13 जोड़ेंगे 38 हो गए 80, ठीक सर। इस तरह से हम कर पाएंगे, जितना भी हमने बताया किसी को डाउट क्लियर रहेगा, किसी को पूछना है आप लोगों को, बेटा आप लोगों को पूछना है इसमें से जो भी जितना हमने बताया घनमूल निकालना है और निकालना है। कौन होगा 112 वाला, 112 का बेस 100 है, 100 के नजदीक है संख्या, तो 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, लेकिन हम 2 अंकों में 44 लिखेंगे कि 100 में सिर्फ 2 जीरो होगा, इसका बेस जो है 2 जीरो है, एक हासिल चला जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 112 12 तो 124 आ जाएगा, और 144 में एक हासिल आ गया था ना 125 हो गया, ठीक है। और कुछ नहीं पूछना, ठीक है, थैंक यू। हम लोग वैदिक गणित से गुणा करना, बड़े बड़े गुणे इतनी आसानी से हो जा रहे हैं वैदिक गणित तरीके से,
इसको आज हम ध्यान देंगे। कंडीशन ये है कि जो गुणा करेंगे हम वो 999 999 9999 इस तरह की संख्याएं हैं। अगर कोई संख्या है इस संख्या को हमें इन संख्याओं से गुणा करना है। मान लिया कि हमारे पास है 7 को हमको 9 से गुणा करना। छोटी सी संख्याओं से आगे बढ़ते हैं, छोटी सी संख्या से हम आगे बढ़ते हैं तो गुणा करने का आसान तरीका क्या है? इसका हम एक घटा लेते हैं। जिस संख्या में हमको गुणा करना होता है उसमें हम एक घटा लेते हैं। तो 7 में से एक घटा लेते 6 और दूसरी डिजिट जो हम लिखेंगे वो 9 में से 6 घटा। इस 9 में से 6 घटा लेंगे तो 3 हो जाएगा, छोटा सा। इसी तरह से और अगर हमको बड़ा गुणा करना, मान लिया हमारे पास कोई संख्या है 727, इसको हमें गुणा करना है 999। तो हम क्या करते हैं 727 की एक पूर्ण की संख्या लिख देते हैं 726। और ये जो 999 है इस 9 में से हम 7 को घटा लेते हैं, 2 आ गया। इस 9 में से 2 को घटा लेते हैं, 7 आ गया। इस 9 में से 6 को घटा लेते हैं, 3 आ गया। ये हमारा हमको लग रहा है कि चाहे जितना बड़ा गुणा हो, लेकिन इस विधि से हमको कापी और कलम नहीं उठाना पड़ेगा और हम गुणा कर सकते हैं। ये वाला सिस्टम बताइए, एक बार सर और बता दीजिए। ये वाला बताइए। ये वाला स्लिप कर जाता है। कोई दूसरी संख्या आप बताइए। 829 पूरे 9999। हाँ बच्चों तुम लोगों को समझ में आ रही है? मैं समझ वाला रोकिए 829 गुणे 9999। अब यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है, अभी तक मैंने जो उदाहरण दोनों लिखे थे उसमें इसकी डिजिट संख्या और इसकी डिजिट संख्या बराबर लिखा था। जब हमने 1 लिखा था 7 को 9 लिखा था, यहाँ 727 लिखा तो वहां 999 लिखा। 3 डिजिट अगर इधर थी तो 3 ही डिजिट 9 भी लिखे थे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आए जहां पर डिजिट का अंतर, तब भी हमको मेथड वही अपनाना है। अब आप देखिए इसका एक न्यून कर लीजिए, 829 का एक न्यून कर लेते हैं 828। और इधर से ये जो संख्याएं इधर लिखे हैं जिससे हम गुणा कर रहे हैं, इसमें से 3 डिजिट का जोड़ा बना लेते हैं। 3 डिजिट यहाँ है तो 3 डिजिट का हमने जोड़ा बना लिया। जो बचा हमारा इसको हमने 68 उतार दिया। अब हम इस 9 में से इस 8 को घटा लेंगे, 9 में से 2 को घटा लेंगे, 9 में से 8 को। 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 8 जाएगा 1। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। एक कोई यहाँ पर लिख दीजिए, सब लोग अपने कॉपी में करें। सब लोग अपने कॉपी में करिए। तो आपको किसका पूरा करना है 9999। 609 सब लोग करे करो क्या? ये बिलाल जी मेरे मन में एक प्रश्न बन रहा है। क्या बताइए? 5 होगा? 6 होगा, 6 होगा। 9 3 3 6 होगा। खैर
कैसे फिक्स होगा? हाँ हाँ ठीक है, ये नोट करके 663 टोमना हमने इसका एक न्यून लिख ही लिया, 664 का एक न्यून 663 लिख लिया, 3 का डिजिट हमने छोड़ करके जो बचा इसको 61 उतार लिया। इसके बाद में फिर 9 में से 6 घटा 3, 9 में से 6 घटा 3, 9 में से 3 घटेगा तो 6। बहुत जबरदस्त है। और क्या चाहे जितने बड़े बड़ा हो, इसको बहुत आसान है, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। एक कंडीशन और आती है, एक कंडीशन और ये है कि जो हमारे पास इधर की संख्याएं लिखी हैं जिसमें हम गुणा करने वाले हैं, ये ज्यादा डिजिट लिखी और गुणा हम कम डिजिट से करें। मान लिया यहां लिखा है 482 और इसको हम गुणा कर रहे हैं 99, तब क्या? जीरो बढ़ा ले, हाँ? जीरो बढ़ा ले, कहाँ जीरो बढ़ा देंगे? पहले अरे कहाँ जीरो बढ़ा देंगे? 99 से पहले पहले इसका एक न्यून करें, इसका एक न्यून करें 481 और ये जो 2 डिजिट हैं इनको एडिशन उतारें 99। अब क्या करेंगे, इसमें से हम इसी को घटाएं, इसी को इसमें से घटा लेंगे। 481 घटा है 8 में से 1 गई, 9 में से 1 गई 8, 9 में से 8 गए 1, 11 में से 4 गए 7। जरा एक बार इसको आप लोग कैलकुलेटर या वैसे करके देखिए कि ये सही है। टीचर भी उनको नहीं सर, बुलाया यदि कोई मैथ्स में अपना नया दे सकता तो टीचर्स भी मान लिए गए थे। क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? सर जब समिति बनाई गई थी तो दिमाग से दोनों टीचरों का नाम भी मांगा गया था, तो उनको कभी नहीं बुलाया गया कि उनको भी बुलाया गया। अच्छा, जो समिति में 2 और टीचर हैं, हाँ, एक बार से 2 टीचरों का नाम लिया गया। लेकिन सर उसमें एक कंडीशन आई थी कि जैसे स्कूल से टीचर्स आते हैं वहाँ पर यदि कोई चेकिंग होती है तो कोई लेटर इशू नहीं होता, हाँ, जी। तो उनकी वहाँ सीएल या एब्सेंट चढ़ जाती है, इसीलिए टीचर्स बिना लेटर के आने की हाँ, तो उसके लिए लेटर जारी हो, जैसे हम लोग होता है तो उनका लेटर जारी हो पाएगा। तो इसी में तो लिखा है, तो हमको वैसे आप जवाब देना है। आपको ये हो रहा है तो इन लोगों के में स्पष्टीकरण लगाते हैं कि आप ऑनलाइन तो नहीं देखी इस कार्यशाला में आप सभी को प्रणाम, आप सभी को भी प्रणाम। हम लोग आज जीरो के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, फील करेंगे कि ये जीरो क्या है। दरअसल हम लोग का जो सबसे पुराना वेद है वो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का एक मंत्र है। इस मंत्र को एक बार हम उच्चारण करेंगे और इसके अर्थ को हम हिंदी में हम लोग साथ साथ करेंगे, और फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हुए हम देखेंगे कि जीरो कहाँ कहाँ काम आता है और क्यों जीरो आया होगा प्रकृति में। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की होगी, क्योंकि पिछली बार कार्यशाला हुई थी हमारी, तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था थोड़ा सा ये कि जैसे भाई विषय बहुत है, इतिहास पढ़ते हैं हम लोग, भूगोल पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, भाषा की सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश वगैरह पढ़ते हैं, गणित भी पढ़ते हैं। तो कभी आंख बंद करके सोचिए कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की होगी तो सबसे पहले कौन सा विषय आया होगा? पहले इतिहास आया होगा, कि पहले विज्ञान आया होगा, पहले गणित आया होगा? देखिए, इतिहास की जिम्मेदारी है कि किसी वाली घटनाओं को जो है संजो करके रखना।
विज्ञान प्रकृति में परिवर्तन कैसे कैसे हो रहा है, भूगोल हम लोग जलवायु का अध्ययन करते हैं, भाषा में हम लोग बोलना सीखते हैं। ऐसे गणित की जिम्मेदारी क्या है? तो गणित की जिम्मेदारी है निर्माण करना। किसी चीज का अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग गणित का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग चाय भी बनाते हैं तो उसमें भी एक रेशियो होता है, उस रेशियो को लेकर के हम लोग उसमें गणित लगाते हैं और गणित लगाने के बाद फिर चाय बनती है। आप छोटा सा बिंद भी बनाते हो, बनाने की जिम्मेदारी। कहीं किसी चीज का अगर हमें निर्माण करना है, सृजन करना है, तो हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स के प्रयोग के हम किसी चीज को बना नहीं सकते। एक फूल जब हम लोग बनाते हैं तो उसको देखिए कितना बढ़िया, कितना सुंदर ढंग से कलर करते हैं, नाप नाप कर रेशियो में बनाते हैं। ब्रह्मा जी को कितनी बढ़िया गणित आती होगी, उन्होंने कितना बढ़िया सेट करके उसको बनाया है, तो भी उसको महसूस करिए। तो गणित एक ऐसी विषय है जिसको निर्माण की जिम्मेदारी है। इंजीनियरिंग वगैरह में गणित का जो विशेष महत्व होता है, जो कि हम लोग उसमें किसी चीज का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ही अब एक श्लोक है, उसको हम बोलेंगे और उसके बाद फिर जब इसका हिंदी अर्थ होगा तो हम लोग साथ साथ वाचन करेंगे। हम थोड़ा बोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि संस्कृत हमारी बहुत तेज नहीं है, लेकिन थोड़ा इसको गाने का प्रयास करते हैं। नाशंदासीनो सदा तत्दामिनी नाग्रीसजोनो व्योमा परोयत किम वा इव तुह कस्य शर्मन्नभ्या किमाशीघ्न दग्न गभीरम् हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रह भूतस्वजातपति एकः आसीत् स ददारु पृथ्वीभ्याम् उपेनो कस्मै देवाय हविष्याभिषेम। तो मित्रों, ये जो है अपने ऋग्वेद का एक मंत्र है। अब इस मंत्र को हिंदी में उच्चारण किया गया, तो इसको हम लोग साथ साथ वाचन करेंगे। कोशिश करेंगे, एक लाइन हम गाएंगे, ये दो मंत्र था, एक नहीं। हाँ, एक लाइन आप लोग गाएंगे। तो सृष्टि से पहले सत नहीं था, सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं, असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं, छिपा था क्या, छिपा था क्या, कहाँ कहाँ, किसने ढका था, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था, अगम अतल जल भी कहाँ था, सृष्टि का कौन है करता, सृष्टि का कौन है करता, करता है व अकर्ता, करता है व करता, ऊंचे आकाश में रहता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता, वही सचमुच में जानता, या नहीं भी जानता, या नहीं भी जानता, है किसी को नहीं पता, है किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता, नहीं थी मृत्यु, नहीं थी मृत्यु, जी अमरता भी नहीं, जी अमरता भी नहीं, नहीं था दिन, नहीं था दिन, रात्रि भी नहीं, रात्रि भी नहीं, हवा भी नहीं, हवा भी नहीं, सांस थी स्वयमेव फिर भी, सांस थी स्वर में फिर भी, नहीं था कोई कुछ भी, नहीं था कोई कुछ भी, परम तत्व से अलग या परे भी, परम तत्व से अलग या परे भी, कर्म बनकर बीज पहले जो उगा, कर्म बनकर बीज पहले जो उगा, काम बनकर वो जगा, काम बनकर वो जगा, कवियों ज्ञानियों ने जाना, कवियों ज्ञानियों ने जाना, असत व सत का निकट संबंध पहचाना, असत व सत का निकट संबंध पहचाना, फैले संबंधों के पहले संबंधों के किरण भाग तिरछे, निर्वाण पीछे, परम तत्व उस पल, परम तत्व उस पल, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, वह था बटा हुआ, वह था बटा हुआ, पुरुष और स्त्री बना हुआ, पुरुष और स्त्री बना हुआ, ऊपर
ऊपर दाता वही भोक्ता, नीचे वसुधा स्वधा, हो गया। सृष्टि ये बनी कैसे, किससे, आई है कहाँ से, कोई क्या जानता है, बता सकता है, देवताओं को नहीं ज्ञान, वे आए सृजन के बाद, सृष्टि को रचा है जिसने, उसको जाना किसने, वाथा हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित स्थिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, जगा जो देवों का एक में प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, ऐसे ही देवताओं की उपासना करें हम हवि देकर, ओम ये भारत का खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया टीवी पर आता था, तो उसका ये टाइटल मित्रों ये ऋग्वेद से है। ऋग्वेद की इसी जो पंक्तियों को जो है हमने गाने का प्रयास किया, इसी का है। और देखिए जब इस सृष्टि की रचना हो रही थी, तो सृष्टि की रचना हो रही थी तो ये हुआ कि जो है तरह तरह की चीजें बनानी है। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मान लीजिए दो चीज हमें बनानी है, तो दो चीज बनानी है तो फिर कैसे हम लोग जीरो तक पहुंचेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग प्रयास करने की कोशिश बनाने की कोशिश करेंगे। पहले इसको बना लेते हैं कायदे से, तो थोड़ा थोड़ा जो है फील आएगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पेपर और पेन उठाइए और आप त्रिभुज बनाइए, ऐसे ये ऐसे बनाइए त्रिभुज, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये त्रिभुज बन गया, तीन भुजाओं से एक आकृति बनती है। अच्छा थोड़ा सा क्या हम लोग चतुर्भुज बना सकते हैं क्या, इस तरीके से ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज हो गया। अच्छा इसको थोड़ा सा हम और ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं एक साइड, तो इसमें हम लोग देखिए पंचभुज बनाएंगे। इसको पंचभुज बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ये हमारा पंचभुज हो गया। अच्छा खटभुज बनाए, खटभुज बनाने के लिए क्या करना होगा, इस तरीके से देखिए ये क्या हो गया, ये हेक्सागन हो गया। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, सात भुज बनाएंगे, बनाइए सर, सात भुज पेन से बनाइए, देखिए इस तरीके से। अष्टभुज बनाइए, बनाइए सर, पेन से बनाइए। आपको कुछ परेशानी आई होगी, अष्टभुज बनाने में कुछ परेशानी आई होगी। ऐसे 9 भुज 10 भुज गौर कीजिए, 12 भुज बनाने की कोशिश करिए, क्या बना पाए। ऐसे ऐसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 50 भुज बनाना होता, क्या बनाना होता, 50 भुज। तो हम लोग ऐसे ऐसे छोटा छोटा डॉट बनाते हैं, ऐसे ऐसे डॉट बनाते हैं इस तरीके से, ये 50 भुज होगा। और शायद हम लोग 50 भुज बना भी ना पाते, शायद 50 भुज की जब हमें आवश्यकता पड़ती तो हम लोग इस 50 भुज को नहीं बना सकते। आप कल्पना करो कि ऐसे ऐसे हमने अनंत भुजाएं बना ली,
सौगुण बनाया, कुछ आकृति इस तरीके से हुई। अगर सौगुण बनाएंगे तो थोड़ा सा ये और इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे होगा। ऐसे अगर अनंत भुजाओं की संख्या हम क्या कर देंगे, अनंत कर देंगे। अनंत कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 0। अनंत भुजाएं मतलब 0 इतना पावरफुल है, 0 में इतनी पावर है, ये अनंत भुजाओं को अपने अंदर समाहित किए हुए। हम लोग तो जब 12 भुज बना रहे थे तो हम लोग नहीं बना पा रहे थे। कभी जैसे मान लीजिए आप कभी कोई क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं, आपको मान लीजिए 20 भुज बनाना है, तो 20 भुज आप ऐसे प्लेन ट्राई करोगे तो शायद नहीं बनेगा। लेकिन आप एक ऐसे सर्कल बना लीजिए और सर्कल बनाने के बाद आप जितनी भुज चाहेंगे उतनी भुज आप आसानी से इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ये ड्रॉ करना आसान क्यों हो गया, क्योंकि ये जो 0 है, ये जो 0 ये इतना पावरफुल है, इसने अनंत भुजाओं को अपने अंदर क्या कर लिया है। एक बार हम लोग ऐसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगा रहे थे, तो उसमें 12 भुज बनाने की बात है, तो हम उसको कॉपी पे ऐसे बना रहे थे, तो वो बन नहीं जाता था। तो फिर एक विचार आया कि इसको 0 अगर ट्रायंगल बना करके हम लोग बनाते हैं तो फिर वो आसानी से हम लोग बना पाते हैं। इसको 0 बनाएं नहीं, जैसे इस तरीके 0 का सेट तो दूसरा होता है, ऐसे नहीं। हाँ हाँ आ रहे हैं बता। तो ये तो था एक डायमेंशन, ये अनंत बिंदुओं का लोकस है। जी, हाँ, जी, बिंदुओं को मिलाएंगे तो भुजा तो बनेगी। हाँ, अब ये तो एक डायमेंशन था, एक जो वृत्त हमने बनाया वो वृत्त अनंत भुजाओं को लिए हुए है। ऐसे जितनी दिशाएं, उन सारी दिशाओं में हम कितने सारे अनंत भुज बना सकते हैं, और उसका समूह है क्या, 0। इसका मतलब 0 की जो आकृति है वो 0 की वास्तविक आकृति क्या है, गोल। 0 का क्या है, 0 इतना पावरफुल था कि 0 से ही जितनी संख्याएं आई, जितनी संख्याएं निकल करके आई, वो सब की सब 0 से निकल करके आई। इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग, महसूस करेंगे। जैसे एक पॉपुलर सा इक्वेशन हम बताते हैं आपको। पॉपुलर सा इक्वेशन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये सब लोग जानते हैं, मैं जानता हूँ। इसमें न्यूट्रॉन ही जो है ये इलेक्ट्रॉन बनाता है और न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन बनाता है। इस तरीके से देखिए, न्यूट्रॉन पर अपना कोई चार्ज नहीं है, और कोई चार्ज ना होने के बावजूद भी इसने नेगेटिव चार्ज को बनाया और पॉजिटिव चार्ज को बनाया। ये एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, इसको लोग पढ़ते हैं। ऐसे ठीक 0 भी ऐसे ही है कि जितनी भी संख्याएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है, अब इसके इधर और उसके उधर, जैसे इसके इधर हो गया +1 +2 +3। अच्छा, इसके इधर -1 -2 -4। देखिए +1 और -1 ये दोनों मिलेंगे, मिल करके क्या बनेगा, +2 -2 मिल करके क्या बनेगा, +3 -3 मिल करके क्या बनेगा। इस तरीके से सृष्टि की रचना हुई कि दो विरोधी चीजें मिल करके 0 का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए एक तरफ अंधकार, दूसरी तरफ प्रकाश। जब अंधकार और प्रकाश बराबर मात्रा में मिलेंगे तब जाकर के क्या बनेगा, 0 बनेगा। ऊंचा और नीचा, इन दोनों चीजों को जब हम बराबर मात्रा में मिलाएंगे तब जाकर के किसका निर्माण होगा, 0 का निर्माण होगा। मतलब 0 एक ऐसी चीज है, 0 केवल अब्सेंस नहीं, 0 केवल अब्सेंस नहीं, 0 क्रिएटर। हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल में हम लोग जानते हैं कि 2 टाइप के पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। इसके बीच में न्यूट्रल होता है। ये यही जो न्यूट्रल है यही इसका, इसको नॉर्थ पोल बनाता है, इसको साउथ पोल बनाता है। जो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं +2 -2, ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं बीच में 0 की वजह से आता है। तो 0 एक ऐसी चीज है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये सृष्टि कैसे है। उस सृष्टि में ये लिखा हुआ है कि सृष्टि का निर्माण 2 विरोधी चीजों से हुआ है, अंधकार प्रकाश, अच्छाई बुराई, ज्ञान अज्ञान,
जितनी भी चीजें बनी, स्त्री पुरुष दो विरोधी ऑब्जेक्ट को जब हम बनाते हैं तो उसका फिर संचरण आसान हो जाता है। ऐसा कुछ इसमें बताने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जैसे मान लीजिए हम लोग सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी रेखा क्या हो सकती है? सबसे छोटी रेखा कितनी हो सकता है भाई? कोई अगर हमसे कहे कि भाई सबसे छोटी रेखा खींचो, तो सबसे छोटी रेखा क्या खींचेंगे? बिंदु। और कोई कहे संसार की सबसे बड़ी रेखा खींचो, तो सबसे बड़ी रेखा खींचो अनंत नहीं, सबसे बड़ी रेखा खींचेंगे तो धरती का एक चक्कर लगाएंगे और वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? मतलब इस सृष्टि का नियम है कि जो सबसे छोटा है वही चीज सबसे बड़ा है। अगर परमाणु सबसे छोटा है और वो गोल है, तो पूरा ये जो ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड जो कि परमाणु से बना है, और वो पूरा परमाणु क्या होगा? ब्रह्मांड क्या होगा? गोल। ये सृष्टि का एक नियम है। तो इसको हम इसमें पढ़े और हमने कहा कि इसको सजा करेंगे। बहुत अच्छा। मैं आज एक खिलौना लेके आया हूँ, लेकिन उसके पहले कहानी सुनाऊंगा छोटी सी, फिर वो अपना गणित के तमाम खिलौने होते हैं तो उससे प्रस्तुत करूँगा। एक राजा थे ना, तो उनको शतरंज बड़ा प्रिय था। शतरंज जानते हैं? 64 खाने के बोर्ड पे कई गोटियाँ होती खेला जाता है। तो राजा ने एक ऐलान किया कि जो हमको शतरंज में हरा देगा मैं उसको मुहमांगा इनाम दूंगा। एक खिलाड़ी आया और उसने राजा को हरा दिया। तो राजा ने कहा क्या इनाम चाहते हो? तो उसने कहा कि हमें गेहूं के दाने चाहिए। कितने दाने? कहीं कि वो इन्हीं चेस बोर्ड के हिसाब से दे दीजिए हमको। पहले खाने में एक दाना, दूसरे खाने में उसका दूना और तीसरे खाने में उसका दूना। इसी तरह 64 खाने पे गेहूं के दाने रखवा दीजिए और मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। राजा ने कहा तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन कुछ उसमें गणितज्ञ भी थे, उन्होंने कहा तो बहुत बड़ी चीज मांग ली इसने। जब शतरंज पर गेहूं के दाने रखने शुरू किए तो राजा का सारा भंडार खत्म हो गया, राज्य का सारा गेहूं खत्म हो गया और वो पूरा नहीं हो पाया, है ना। तो इसी तरह पहले जब जीरो नहीं था, आज हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, 10 का बंडल बना लेते हैं। तो काउंटिंग कैसे होती थी? जैसे अभी एक बहुत बढ़िया कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो किसी ने पूछा कि सृष्टि खत्म कब होगी? तो ब्रह्मा जी ने एक खिलौना बनाया, उसको ब्रह्मा का मीनार बोलते हैं, ब्रह्मा का टावर बोलते हैं। वो कुछ ऐसा था, ऐसा ब्रह्मा जी ने बनाया ब्रह्मास टावर, अंग्रेजी बोलते हैं ब्रह्मा की मीनार। इसमें 5 ये छोटी बड़ी ये डिस्क रखी है, चक्तियां बोलते हैं, चाहे चक्तियां कह लें, 5 रखा है। इसमें केवल 5 रखा है, लेकिन ब्रह्मा की मीनार पर 64 था। कितना था? 64 था, बड़ा सा पता होगा। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि ये पूरा सेट 64 चक्कियों का उठा के दूसरे स्थान पे जिस दिन शिफ्ट कर दोगे, रख दोगे, उसी दिन विनाश होगा इस सृष्टि का। तो सब लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा आसान है, उठाया और रख दिया। कहीं नहीं, ऐसे नहीं रखना है। एक उठाओ, एक बार में एक उठाओ, एक जगह रखो, एक चाल हो गई, एक पल लगा इसमें। दूसरा उठाओ तो दूसरा छोटे के ऊपर मत रखो, छोटे के ऊपर बड़ा नहीं रखना है, उसको अलग रखना है। इस तरह की चाल होगी। एक एक उठाना है और छोटे के ऊपर बड़ा नहीं रखना है। तो जिस दिन ये पूरा टावर 64 चक्कियों का इधर आ जाएगा, उसी दिन प्रलय होगी। तो तब से जब से सृष्टि की रचना हुई, तभी से ये काम हो रहा है और अभी हो रहा है। अभी पता नहीं कब तक होता रहेगा, चालें चली जाती रहेंगी और बहुत दिन लगेंगे भी। तो उसी की काउंटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा है, आज चलन करण कर रहे हैं। एक सूत्र है इसका। तो अच्छा, ये यहाँ क्यों लाया गया? गणित में क्यों इसको रखा गया ब्रह्मांड टावर, जिससे हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं, चालों की गिनती करते हैं? रखा इसलिए गया कि इसमें गणित बहुत बढ़िया गणित है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत बढ़िया चीज
चीज़ है उसको हम लोग करके अभी देखेंगे क्या क्या चीज़ इसमें है। पहला काम तो हम ये करते हैं कि बच्चों को देते हैं इसे, जैसे 2 बच्चे आए, 2 टीम आई, रख दिया और कहा कि तुम लोग इसको शिफ्ट करो, जो पहले शिफ्ट कर लेगा वो जीत जाएगा। अच्छा, अब 5 को शिफ्ट करने में कम से कम कितनी चाल लगी इसकी काउंटिंग करो, गिनती करो। हम लोग गिनती करके देखते हैं ना। 1, हम लोग गिनते रहिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। 5 प्लेट थी और 31 चाल लगा। अगर 64 होगा तो कितना लगेगा? आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप चाल कर ली सर। नहीं, इतना पता होगा हमें। अगर देता मैं कि 2 लोग आए खड़े हैं तो कभी कभी चालें गलत भी होती है, तो रिवर्स करना पड़ता है। तो 31 के बजाय वो 35 40 हो जाती है। कम से कम 31 चाल लगा। अब 5 पर 31 चाल लगा है, 64 पर हम लोग काउंटिंग करें, बड़ा कठिन है। हम लोग यही काउंटिंग कर लें कि अगर ये 6 प्लेटें होती तो कितनी चालें करके देखते हैं। आप लोग अपनी कॉपी निकालिए, मैं एक एक करके देखता हूँ और पैटर्न बनाता हूँ कि कैसे होगा। अगर एक ही बोट हो, एक ही प्लेट हो, एक ही डिस्क हो, एक ही चक्की हो, एक ही चक्र हो, उसको शिफ्ट करने में एक चक्कर, एक साड़ी बनाइए, डिस्क की संख्या अब चालें। एक में कितना चाल लगा? 1। अगर 2 है तब कितना चाल होगा? 1, 2, 3। 2 पर 3। अगर 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ आएगा 7 लगा। 3 पर कितना है? 7। 4 पर देखें, फिर बताएं कितना होगा? 15। गुड, बहुत बढ़िया, 15 होगा। 4 पर कैसे पता लगा? 2 की पावर नंबर होगा। हाँ, अच्छा 5 पर कितना होगा? 2 की पावर 5। हाँ 15। वो गुड। इसको यहाँ लिख के देखे ना। ये समझ गए हैं ना? ये चक्कियों की संख्या और चाल है। 1 पर कितना है? 1। 2 पर कितना है? 3 और 3 पर 7। 4 पर 9 नहीं 15। 5 पर 31। 6 पर कितना होगा? 63 होगा। अब हमें खोजना है पैटर्न। पैटर्न खोज लिया, इसमें पैटर्न बन गया ना। एक पैटर्न तो ये बना कि जो ये है इसका दूना करके 1 जोड़ देते हैं। 1 दूनी 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूना 30 और 1 31, 31 दूना 62 और 1 63। एक पैटर्न तो ये एक से बता रहे क्या बता रहे सर? 2 का पावर 2 की पावर n माइनस 1। हाँ, जो कि बात n माइनस 1। ये नहीं, ये तो सूत्र ढूंढ लेंगे। ये होता है हाँ, जैसे यहाँ पे है n1 होगा, ठीक है। 2 की पावर 1 -1 2 -1 1
ये है 2 की पावर 2 -1, ये होता है 4 -1 3। हाँ टू के पावर n में से एक घटा देंगे, एक का है ना, 2 एकम 2 है, एक बचा, 2 3 4 है, बढ़ गया 3, है ना, समझ आ रहा है। तो अब ये बताइए 7 पर कितना होगा? 2 के घात 7 - 1 127। अब जरा सोचिए अगर 64 होता, 2 की पावर 64 -1, 2 की पावर 64 - 1, इसको हम लोग कैलकुलेट करें, देखें कितनी बड़ी संख्या आती है, बहुत बड़ी संख्या है ना। ये आज मेरा लाने का मतलब ये था कि गणित की 3-4 चीजें मैं उठाना चाह रहा था यहाँ आज ब्रह्मा की टावर का नाम लेके। पुरानी चीज है, काउंटिंग ऐसे होती थी, जैसे आहुति देनी है 1008 बार आहुति देनी है, तो उधर आहुति ले रहे हैं और चक्की एक चाल चला, फिर एक, तो चक्की 108 देना है, तो यहाँ उस हिसाब से चक्की की संख्या निश्चित होती थी और उतनी चालें चलते थे, इतना हम इतनी आहुति दे देंगे, पहले से होता था। लेकिन मेरा यहाँ मतलब था कि गणित में क्या क्या चीजें होती हैं। गणित में सामान्यीकरण किया जाता है। हम देखते हैं अक्सर बच्चों को तरीके बताए जाते हैं और सामान्यीकरण अभी हम लोग आगे चल के करते हैं 9 वर्ष के बाद, लेकिन प्राइमरी स्टेज में सामान्यीकरण बहुत नहीं करते। जैसे क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर दो, क्षेत्रफल आ जाए। इस चीज का सामान्यीकरण अगर हम बच्चों को करवाएं तो बहुत बढ़िया होगा, सूत्र निकल आए, उनके सामने निकल आए, ऐसा तरीका अपना है। बता दिया कि याद कर लो, क्षेत्रफल लंबाई को चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, और उसी में लंबाई चौड़ाई रख दो, क्षेत्रफल आ जाएगा, तरीका बता दिए। एक काम हमको ये भी करना चाहिए, सामान्यीकरण करना चाहिए हर चीज का, हर सूत्र का। ये सूत्र आया कैसे, जैसे ये सूत्र जो आप कह रहे हाँ, तो सामान्यीकरण होना चाहिए। उसके सामान्यीकरण कैसे होता है, एक हमने लिया चीज, कुछ काम किया, सारणी बनाई, उस पर कुछ विवेचना करी और एक सामान्य सा सूत्र आ गया। अब गणित में विशिष्टीकरण भी होता है, जैसे एक कोई चीज हमको मालूम होती है, उसके हिसाब से हम अपनी समस्याओं का हल निकालते हैं। जैसे हमें पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, तो बहुत बड़ा 150 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो वहाँ काउंटर्स नहीं रखेंगे, तो वहाँ तो हमको मालूम है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल रख देंगे, आ जाएगा, विशिष्टीकरण होता है। गणित में समस्याएं खड़ी करनी चाहिए। बच्चे कुछ समस्या खड़ी, जैसे हमने भी समस्या खड़ी करी कि ये 5 पर 31 हो रहा है, तो 6 पर कितना होगा, आओ समझें। फिर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, फिर एक पैटर्न बना, पैटर्न से फिर एक सूत्र बना, फिर हमने 6 चक्कियों का भी निकाल लिया और 64 का भी चाहे तो निकाल सकते हैं, 7 का भी निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें गणित में होती हैं और आज आवश्यकता इस बात की है कि ये सब चीजें कराई जानी चाहिए। हमने देखा है गणित की किताब अगर 3 पेज की एक इकाई है तो 2 पेज में गतिविधियां और कुछ क्रियाकलाप होते हैं, एक पेज में अभ्यास दिया जाता है। हमारे टीचर क्या करते हैं, विज्ञान की किताब को पूरा पढ़ाने के बाद, पूरा पाठ पढ़ाने के बाद तब उस पर प्रश्न करेंगे, हिंदी की किताब पूरा पढ़ाने के बाद तब उस पर प्रश्नोत्तर कराएंगे। लेकिन गणित बिना 2 पेज पढ़े शुरुआत वाला, बिना कोई एक्टिविटी कराए अभ्यास पर आ जाते हैं, तो अभ्यास एक सवाल लगा दिया और कहा बच्चे इस हिसाब से लगाओ, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो हमें वो 2 पेज भी इसमें गतिविधियां, क्रियाकलाप, खेल, मजेदार चीजें दी होती हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उसको कराना चाहिए। सामान्यीकरण नहीं होता, सामान्यीकरण नहीं हो पाता है ना। तो ये सब काम ये चाहे तो बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है।
ये दफ्ती का बना लीजिए। रिफिल जो खराब हो जाती है, इसी में दफ्ती वाले में सूजे से छेद कर दीजिए, सूजे से सुराख कर दीजिए। रिफिल थोड़ा सा मोमबत्ती पर जलाइए, उसे दबा दीजिए तो एक गुंडी बन जाएगी, नीचे पेंदा बन जाएगा। नीचे से उसको ऐसे उसी छेद में 3 रिफिल डाल दीजिए। दफ्ती की चट्टियाँ बना दीजिए। खेल बन गया बढ़िया से। बच्चों को दे दीजिए, वो अपना लॉजिक लगाए, इसमें तर्क विश्लेषण सामान्यीकरण हर चीज जो है करें और मजा भी आएगा उनको। कौन पहले कर लेता है, हार जीत का निर्णय भी होगा और बढ़िया रहेगा। ब्रह्मा जी वाला जो किनार है कहाँ जहाँ काम चल रहा है, कूद रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो चौक वाले प्लेट अलग छक्कियाँ लग जाए और वास्तव में ये एक लोगों की प्लेलिस्ट ये होती है। और जहाँ इसके बारे में लिखा था तो वो डॉक्यूमेंट ये पूरी कहानी तो लिखी थी कि ब्रह्मा जी ने बनाया और अभी वो हो रहा है काम, बढ़ता जा रहा है। जब पूरा शिफ्ट हो जाएगा तो उसी दिन होगा, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। हो सकता है सच हो ये। जैसे वो 64 खाने वाला शतरंज वाला था गाना, पूरा राज्य खाली हो गया था, गेहूं दाने पूरे नहीं होते। जैसे ही 36 खाने पर पहुंचते हैं तो बोरी भरने लगती है। 36 खाने पहुंचते और 60 खाने पहुंचते तो बहुत हो जाता है, फिर तुरंत दूने दूना होता है। और यहाँ क्या हो रहा है, दूना परस्पर हो रहा है। हाँ, तो देखिए एक छोटी सी चीज है कि क्षेत्रफल, बच्चों के बीच में हम क्षेत्रफल कैसे ले जाए, सामान्यीकरण कैसे कराएं, इसी रूप में जब प्रकार से बता रहे हैं उसमें से 5-6 मिनट का है, बहुत बढ़िया चीज है, आप लोग देख लीजिए। सर हमसे कई बात है, कुछ आप कहेंगे हम नोट किए और ये सर से पूर्ण इनकी बात को ले लिया, क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारा मनोबल हम बोलते हैं। हम लोग ये शायद क्षेत्रफल इस क्लास से शुरू होता है, लेकिन हम लंबाई में चौड़ाई में बच्चों से बात करते हैं कि कितना लंबाई है और चौड़ाई है, उसी का गुणा कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल आता है। पहले क्षेत्रफल बताने की ही बात होती है, क्षेत्रफल होता क्या है। किसी भी पटल पर लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ वह क्षेत्र या कोई क्षेत्र जिसकी माप को बता सके वही उसका क्षेत्रफल होता है। लंबाई और दो बीमा में लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ क्षेत्र या क्षेत्र की माप को ही हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो जैसे हम लोग त्रिभुज का करें, पंचभुज का करें, चाहे जैसे करें, तो उसको नापने के लिए ग्राफ के पेपर पर करके उसको निकाला जाता है। लेकिन जो हमारा सूत्र आता है वो कैसे आता है, तो यहाँ हम लिखते हैं, आकृति लिखते हैं। शुरुआत में यहाँ आकृति लिख दिए, यहाँ क्षेत्रफल लिखता है यहाँ, और यहाँ लिखेंगे लंबाई, यहाँ चौड़ाई, अगला होगा यहाँ संबंध, तीनों में संबंध, इन तीनों में संबंध क्या होगा। अब जैसे किसी भी क्षेत्रफल को नापने के लिए हम एक इकाई मानते हैं, चाहे उसको सेंटीमीटर मान लें, चाहे मीटर मान लें, चाहे जो मान लें, तो वो क्या होता है, उसको ऐसे हम अगर 1 सेंटीमीटर का इसको वर्ग मान लें तो यह एक इकाई मान ली गई या एक काउंटर इसको मान लिया, एक काउंटर मान लिया गया, 1 गुणे 1 का। तो एक हम आकृति बनाना चाहते हैं इस तरीके से, यहाँ बना दिए। अब इस वाले को जितनी बार इस पे रखा जा सकता है और रख करके गिना जाएगा वही इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल ये कितनी बार रखा जा सकता है, 4। इसका यहाँ हम 4 लिख दिए। अब यहाँ देखने की बात है कि लंबाई में कितनी बार रखा गया, 2 बार। चौड़ाई में कितनी बार रखा गया, 2। अब संबंध की बात यहाँ होती है,
तो यहाँ हम गुणा एक देखते हैं और जोड़ देखते हैं। तो यहाँ अगर इसका संबंध देख रहे हैं तो गुणा के रूप में अगर हम लिखें यहाँ तो 2 पे 2 4 हो जाएगा, ये तो ठीक है। अगर हम जोड़ देते हैं तब भी 2 में 2 जोड़ते हैं तो यहाँ 4 आएगा, अभी मामला ठीक है, मतलब जोड़ पर भी फॉलो कर रहा है और गुणा पर। चलिए दूसरा ले लेते हैं। इसको उसी से इसी बराबर हम मान रहे हैं, इसी के बराबर है। अब इसको अगर इसका क्षेत्रफल हम लोग गिन लें तो 1 2 3 4 5 6 क्षेत्रफल कितना आएगा 6। लंबाई में कितना है 3 यहाँ 3 चौड़ाई यहाँ 2। अब संबंध निकालते हैं, 3 में 2 का गुणा करते हैं तो यहाँ 6 आ रहा है, और अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ 5 आ रहा है। तो हमारा लगना है ये वाला सही, ये वाला गुणे वाला संबंध सही आ रहा है, जोड़ वाला नहीं सही। अलग एक दूसरा और ले लेते हैं। ये निकाल दिया हमारे आपके स्तर पर निकल आया ना, बच्चों के स्तर की बात कर रहे हैं, एक आध बार और कर लेते हैं। यही चीजें उनमें देना है। हमारे हम लोग तो जान रहे हैं लंबाई में चौड़ाई जो जी। अब इसको देखें, अब यही वाला उनसे कहें कि अपना आप तक गिनो रखो, कितना आएगा तो कहेंगे सर ये तो 16 आ रहा है, तो यहाँ 16 लिख दिए। लंबाई में 4, चौड़ाई में 4, संबंध करेंगे यहाँ 4 का 4 यहाँ 16 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 8 ही आ रहा है, जो कि ये गलत हो रहा है। तो ये मिला करके लंबाई में चौड़ाई का सूत्र कैसे आया है, इस बेस पर आया है कि लंबाई में जितनी चक्कियां रखी जा रही है और चौड़ाई में इतनी बार रखी जा रही है, तो लंबाई में चौड़ाई वाले का जब गुणा कर रहे हैं तब सूत्र आ रहा है, तब यहाँ से सूत्र निकला लंबाई में चौड़ाई का। ये तो आयत का हो गया। तो अब वर्ग त्रिभुज वाला समकोण त्रिभुज का कैसे होता है, तो इसी का जब ये आया है और ये वाली इसको हम 2 बराबर भागों में से बांट देते हैं तो ये आधा हो जाता है। तो ये जितना आया लंबाई गुणे चौड़ाई उसी का बटा 2 कर देते हैं, 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई त्रिभुज का आता है। तो इस अवधारणा से जो रखने वाली बात होती होगी कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्यों करते हैं, तो ये हमारी जो वो है सामान्यीकरण बता रही है कि इससे नाते लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और किसी को कोई विचार देना है अपना, उसकी राय देनी है, केवल हम लोग ही नहीं, आप लोग भी 3-4 वर्कशॉप में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं लोगों के साथ, कहीं कुछ सर्च किया हो, गूगल पर देखा हो गणित के बारे में कोई नया ट्रिक नई जानकारी हो तो शेयर कर सकते हैं। आप लोग भी आ सकते हैं, आइए, आ रहे हैं ना पीछे से। तो अगली बार तैयार होकर आइए, आप लोग भी देखिएगा। हाँ, जैसे हम लोग चलाते हैं वैसे आप लोग भी प्रयास करिए। ये असल में एक चीज जान लीजिए, सीखने के लिए केवल देखना सुनना ही नहीं, खोजना भी सीखिए। खोजबीन करके भी सीखना बहुत बढ़िया होता है। तो इधर उधर से खोजिए, कुछ अपना देखिए, भाइये अलग से डॉक्यूमेंट पढ़िए और कुछ गूगल पर सर्च करके देखिए और नई चीज लेके आइए, बताइए हम लोगों की, हम लोग सीखें। तो मैं सर देता हूँ तमाम कि सर जैसा निर्देश हो, समय भी हो गया है और हम लोग
आज इस गणित पर कार्यशाला में उपस्थित सभी विद्यार्थी साथी, हमारे संस्थान के इस कार्यक्रम की सफाई डॉक्टर रंजीत सिंह जी एवं उनकी सहयोगी श्रीमती बाकी जी, हमारे डॉक्टर रामदेव वर्मा जी, समस्त प्रतिनिधियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वास्तव में वैदिक गणित में शायद ये मेरी दूसरी कार्यशाला में बैठने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आपके सहयोग से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है और एक कार्यशाला, पहली कार्यशाला में जब मैं बैठा था तो मैंने उसमें सीखा था 19 का कुछ वो बता रहे थे वर्मा जी, बलराम जी मैं बता रहा हूँ, रामविलास जी बता रहे थे, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और आज अभी हमने देखा कई चीजें बड़ी शोधात्मक तरीके से यहाँ पर रखी जाती है, बड़ी तार्किक। अमरीश जी ने अभी जो फार्मूला दिया था वर्गमूल और घनमूल वाला, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक अब मैं ये समझता हूँ कि जब हम लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करते थे तो ऐसी ट्रिक्स बहुत कम थी या नहीं। तो हमारे समय में हम तो ये कहेंगे कि हमें ऐसी ट्रिक्स कोई बताया नहीं सर, नहीं बताने वाला नहीं। हम लोग ऐसा नहीं है कि नहीं भाई नहीं तो कहीं से निकला, हमारे पास तक नहीं पहुंचा होगा। हाँ, हम लोग अपने ढंग से नया ट्रिक अपने लिए याद कर लेते तो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन एक समग्र रूप से कुछ निर्धारित संख्याओं के लिए प्रामाणिक ट्रिक ये जो देखने को मिल रही, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। एक हीरो की उदाहरण भी आप सुना रहे थे, बहुत बढ़िया लगा हमें। आपने उसको जो है निर्वेद से जोड़ा। उसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें आपने केवल ज्ञान मीमांसा की बात की है, थोड़ा सा तत्व मीमांसा भी अगर उसमें आप जोड़ेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत आगे तक बहुत बेहतर जा सकता है। ये मेरा सुझाव है। हालांकि मैं गणित का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत गणित जानता रहा हूँ। और आपने भी सामान्यीकरण की बात की। एक नई चीज आज मैंने ये सीखी, अभी जब आपको दिव्यलाल सर वो बता रहे थे आपको ब्रह्मा जी का वो नहीं, वास्तव में मुझे लगता है कि मैंने शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ होता है वो ऋग्वेद का प्रतिसाद है, आप लोग परिचित होंगे। शतपथ ब्राह्मण में ग्रंथ में जल प्लावन की घटना मिलती है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति की बात की आपने, जीवों से कैसे बना होगा, तो शतपथ ब्राह्मण के पहले भी सृष्टि रही, लेकिन पुनर्निर्माण की जो बात आती है, जल प्लावन की जो घटना आती है, मैं अगर उससे जोड़कर देखता हूँ केवीलाल जी, तो आपने जो ये जो आपने बताया, मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा था, मैं यहाँ 26 तक मल्टीप्लाई में कर चुका हूँ। असल में होता ये है कि जब हम आप कहीं कोई चीज सुने रहते हैं सर, या पढ़े रहते हैं और उससे संबंधित कोई, उससे रिलेटेड कोई चीज हमारे सामने आती है, तो अपने आप ध्यान वहां पर चला जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है। अभी 3 महीने पहले की बात है, पूर्व प्राचार्य वर्तमान एडीबीसी महोदय जी ने मेरे पास एक मैसेज भेजा कि ये जो आपका युद्ध चल रहा है समय यूक्रेन वाला, क्या ये सृष्टि की समाप्ति मान ली जाए। मैं उसमें गणना कर रहा था, तो मैंने उसको मैसेज किया कि नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण की घटना का अगर हम उस साक्ष्य को माने तो लगभग 20,000 वर्ष बाद छोटी ऐसी घटनाएं, छोटी छोटी ऐसी घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं, जो यह संकेत करती हैं कि कहीं ना कहीं हम जिस तरह से विकास कर रहे हैं उस तरह से एक वह भी समय आ रहा है तो हम नजदीक आ रहे हैं। तो लगभग 20 से 22,000 वर्ष बाद इस तरह की छोटी घटनाएं, जल प्लावन की घटनाएं या उनका पिंड की घटनाएं कुछ ग्रंथों में मिलती है। मुझे याद आ रहा है, मैंने कोई हदीस पढ़ी थी, हदीस का नाम, इसका राइटर कौन है ये तो मैं समय याद नहीं आ रहा। उसमें भी अगर उसका भी अगर हम थोड़ा सा भी संज्ञान लें तो हमें लगता है कि जो आज गणना है ना, एग्जैक्ट तो हम लोग वहां नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन इन धार्मिक
धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से जो स्पष्ट किया गया है वो भी अब मान ही रहा होगा, तो हम वहां तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। बाइबल में इसका उल्लेख मिलता है कि जब जैसे जैसे सृष्टि बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे हम विकास करते चले जाएंगे, तमाम तरीके की बातें आती चली जाएंगी, धीरे धीरे संस्कृति खत्म होगी, धीरे धीरे हम जिसको धर्म कहते हैं, धर्म पर्टिकुलर में किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्वधर्म संभाव की काम है, पोषक काम हूँ, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ। तो जैसा जैसा ये माना जाता है कि हमारा सब कुछ चेंज होता जाएगा, हमारी आयु छोटी होती जाएगी। सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखा गया है कि गंगा का जल स्तर घटता चला जाएगा और सूखने के लेवल पे आ जाएगी, क्या। तो आई थिंक अगर इन संख्याओं को मिलाया जाए तो अभी 20 तक की संख्या जो हम पहुंचे हैं सर, मैं आपको बता दूं, 1,000 सैकड़ा हजार हजार लाख 10,48,575 वर्ष 20 की संख्या पर 10,48,575 वर्ष पहुंचा। अभी तनाव की कोई बात नहीं है। नहीं इससे सर एक चीज और स्पष्ट हो गई कि सृष्टि के एग्जैक्ट उद्भव और विकास की चर्चा तो कहीं परफेक्ट प्रामाणिक नहीं मिल पा रही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर हम आज से 10 लाख साल पहले चले जाएं तो जैसा हमारा इतिहास बताता है, विज्ञान बताता है, अगर उनकी बातों को सामने रख करके हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आई थिंक ये गणना सही साबित हो सकती है। मैं कह तो नहीं रहा हूं कि सही है, लेकिन ये सही साबित हो सकती है, क्योंकि हमारे विज्ञान को या प्रयोग करने के तरीकों के इजाद करने के लिए लिटरेचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहले परिकल्पनाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, फिर हम आप उस पर काम करते हैं। तो आई थिंक आज बहुत इंटरेस्टिंग ये हमें लगा। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, मुख्य रूप से हमारे सभी विद्यार्थी बंधुओं का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, प्रशिक्षुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने जो भी फार्मूला दिया, मतलब ये देख करके मुझे इतना अच्छा लगा, आपके लिए ताली बजाइए। मतलब आप जो है एक शिक्षक होने की राह में, और आपने यहाँ पर ये पलट करके दिखाया कि इसको यहाँ से इतनी संख्या, इतने बार 5 बार में इतने बार, और आपका मस्तिष्क वहां चल रहा है कि आप जो प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं वह सूत्र वो वहां पर बोल पैटर्न बना है, वो मतलब सूत्र उन्होंने बोल दिया। आई थिंक पढ़ाने की इससे अच्छी बात तो कोई हुई नहीं। ये बच्चे को दिखाया जाए और दिखाते दिखाते बच्चा बोलने के लिए ये है। तो निश्चित रूप से आपने अच्छा शिक्षक विद्यमान है, यहाँ से अभी से दिख रहा है, और आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके साथ सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो। समय की अपनी सीमा है। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जितनी भी बैठकें होंगी और इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी। और सर मैं अगले महीने प्रयास करूंगा कि इसकी पूरी गणना करके और मुझे मिली भाई, देखिए ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो जाए कोई जानता थोड़ा नहीं, कोई जानता है क्या? राह चलते चलते ज्ञान मिल जाता है, राह चलते चलते तमाम चीज हम लोग सीख लेते हैं, जान लेते हैं। तो चूंकि हर व्यक्ति को जिस प्रकार से अपने भविष्य के बारे में जानने की उत्सुकता होती है, उसी प्रकार से जब ग्रंथों को पढ़ा जाता है, विषयों को पढ़ा जाता है, तो हमारे मन में भी कोई चीज जब दिमाग में टकराती है तो जानने की इच्छा होती है कि इसमें आगे क्या हो सकता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि अगली बैठक में मैं इसका कुछ विश्लेषण जो भी मैं प्राप्त कर पाऊंगा प्रस्तुत करूंगा। बहुत धन्यवाद हृदय से।